हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। आइए बच्चों, कक्षा 11 की इस वेला में हम चलते हैं एक बड़ी अच्छी यूनिट की ओर। उस यूनिट का नाम है घूर्ण गति। हमने पीछे पढ़ा रेखीय गति, समतल में गति, प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति। एक और गति हमारे पास बचती है, वो गति कहलाती है घूर्ण गति। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में पहले तो हम सबसे पहले इस यूनिट का नाम लिख लें। घूर्ण गति। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन सबसे पहले हम इसमें जानेंगे दृढ़ पिंड क्या होते हैं, इसको समझें। क्यों, जिनकी गति होनी है उनके बारे में पहले जानें। दृढ़ पिंड क्या है, किनको समझते हैं सबसे पहले। दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी क्या है? वे पिंड जिन पर कोई बाह्य बल आरोपित करने पर उनके अणुओं में सापेक्ष विस्थापन क्या हो, शून्य। इस पिंड पर हमने बल लगाया बाहर से और इसके अणुओं में कोई विस्थापन नहीं हो, जो अणु जहां था वहीं है, तो इस पिंड को हम कहेंगे दृढ़ पिंड कहेंगे। वे पिंड जिन पर कोई बाह्य बल आरोपित करने पर अणुओं में सापेक्ष विस्थापन क्या हो, शून्य हो, उन पिंडों को हम कौन से पिंड कहेंगे? दृढ़ पिंड कहेंगे। रिजिड बॉडी बोलेंगे वे पिंड जिन पर कोई बाह्य बल आरोपित करने पर अणुओं में सापेक्ष विस्थापन क्या हो, शून्य हो, उन पिंडों को हम कौन से पिंड कहेंगे? दृढ़ पिंड कहेंगे। दृढ़ पिंड प्रकृति में कोई भी नहीं है, लेकिन सभी ठोसों को हम दृढ़ पिंड मान सकते हैं, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि को छोड़कर, क्योंकि वो दबाने पर कुछ दब जाते हैं। बाकी सभी ठोस हम दृढ़ पिंड कह सकते हैं। परफेक्ट पूर्ण दृढ़ पिंड कोई भी वस्तु नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक। जब हमने दृढ़ पिंड जान लिए तो इन दृढ़ पिंडों की गति जानेंगे। हेडिंग है दृढ़ पिंडों की गति। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, कोई भी दृढ़ पिंड की गति के बारे में जानेंगे तो दृढ़ पिंड की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। उनमें से सबसे पहली गति है स्थानांतरण गति। ट्रांसलेशन मोशन, स्थानांतरण गति, ट्रांसलेशन मोशन। और दूसरी है, यहां लिख ले रहे हैं जिससे हमें दूसरी बार ना लिखना पड़े, घूर्ण गति। तो हम इसी चैप्टर की ओर चल रहे हैं, रोटेशनल मोशन। दृढ़ पिंड वे पिंड जिन पर कोई बाह्य बल लगाने पर अणुओं में सापेक्ष विस्थापन क्या हो, शून्य, उन्हें हम क्या कहेंगे? दृढ़ पिंड कहेंगे। दृढ़ पिंडों की गति 2 प्रकार की होगी, स्थानांतरण गति और घूर्ण गति। स्थानांतरण गति क्या होती, इसे समझे पहले। सबसे पहले स्थानांतरण गति जाने। स्थानांतरण गति के बारे में अगर हम बात करें, जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसका प्रत्येक कण का रेखीय विस्थापन क्या हो, समान हो। कौन सा विस्थापन? रेखीय विस्थापन क्या हो, समान हो। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? स्थानांतरण गति कहते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारी गति कौन सी गति है? स्थानांतरण गति है, क्योंकि हमारा प्रत्येक कण, अगर हम यहां से चले, समान समय अंतराल में विस्थापन क्या है हमारे प्रत्येक कण का? समान है। कान जितना आगे बढ़ा उतनी ही आगे नाक बढ़ी। तो कहने का मतलब स्थानांतरण गति वह गति है जिसमें प्रत्येक कण, पिंड, दृढ़ पिंड का प्रत्येक कण समान समय में समान स्थानांतरण रखता हो, समान विस्थापन रखता हो। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? स्थानांतरण गति कहेंगे। अगर हम बात करें स्थानांतरण गति, यह पिंड है हमारे पास कोई, अगर किसी दूसरी जगह पहुंचा जाए
तो ये यहां आ जाएगा, और तीसरी जगह पहुंचा तो ये यहां। इस कण का विस्थापन जो है यहां से वही है, वही इस कण का विस्थापन है, वही इस कण का विस्थापन मीन्स इस पिंड की। यानी सीधी सी बात, जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसका प्रत्येक कण का समान समय अंतराल में प्रत्येक कण का रेखीय विस्थापन क्या हो, समान हो, तो इस प्रकार की गति को कौन सी गति कहेंगे? स्थानांतरण गति कहेंगे। पीछे हम पढ़ चुके हैं व्यक्ति की गति, बस की गति, टेबल को खिसकाना, मेज को मीन्स खिसकाना, जैसे सब गतियां कौन सी गति हैं? स्थानांतरण गति। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले घूर्णन गति की ओर चलते हैं। घूर्णन गति क्या होती है, जिस चैप्टर को हमें पढ़ना उस गति को समझें। घूर्णन गति वाली बात, जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उस पिंड का प्रत्येक कण एक अक्ष के परितः वृत्तीय गति करे। क्या कहा हमने? फिर से रिपीट करें। जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसका प्रत्येक कण एक अक्ष के परितः कौन सी गति करे? वृत्तीय। ये कण है इस अक्ष के परितः वृत्तीय गति कर रहा है, ये कण है इसी अक्ष के परितः वृत्तीय गति कर रहा है, ये कण है इसी अक्ष के परितः वृत्तीय गति कर रहा है। मींस हम इस तरह से घूम रहे हैं तो हमारी गति कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः क्या कर रही हो? घूम रही हो, और मींस उसका प्रत्येक कण उस अक्ष के परितः कौन सी गति करे? वृत्तीय गति करे। तो इस प्रकार की गति को हम कौन सी गति कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। कौन सी गति कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। क्लियर? तो यह गति कौन सी गति? घूर्णन गति। इसमें हमें चर x y z चाहिए, इसमें हमें कोणीय चर चाहिए, अक्ष चाहिए, r चाहिए, थीटा चाहिए, इसमें x y z चाहिए। क्लियर? घूर्णन गति की परिभाषा फिर से रिपीट करते हैं। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसका प्रत्येक कण एक अक्ष के परितः कौन सी गति करे? वृत्तीय गति करे, तो इस प्रकार की गति को कौन सी गति कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। घूर्णन गति दो प्रकार की होगी, एक होगी एक समान घूर्णन गति, एक होगी असमान घूर्णन गति। एक समान घूर्णन गति में क्या होगा? जब कोई वस्तु एक समान कोणीय वेग से क्या कर रही हो? घूर्णन गति कर रही हो, तो उसे एक समान घूर्णन गति कहेंगे। असमान घूर्णन गति क्या कहेंगे? जब कोणीय वेग बार बार क्या हो रहा हो? बदल रहा हो, मतलब कभी धीमे और कभी तेज घूम रही हो, तो उस गति को क्या कहेंगे? हम असमान गति कहेंगे। जब वस्तु एक समान, पहले क्या कहा हमने? एक समान घूर्णन गति। एक समान घूर्णन गति में कौन सा वेग? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे हम, क्या हो? नियत हो। जब कोणीय वेग नियत होगा तो ऐसी स्थिति में कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? कोणीय वेग है तो कोणीय त्वरण होगा ही नहीं, त्वरण होगा ही नहीं। इस गति को हम एक समान घूर्णन गति कहेंगे। असमान घूर्णन गति क्या होगी? यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन क्या होगी? जब कोई वस्तु का कोणीय वेग क्या हो? परिवर्ती हो। कैसा हो? कोणीय वेग बार बार क्या हो रहा हो? बदल रहा हो, तो इस समय इसकी गति कौन सी गति कहलाएगी? असमान वृत्तीय गति कहलाएगी। कौन सी गति कहलाएगी? असमान वृत्तीय गति कहलाएगी। कन्फर्म की बात? अब जब असमान वृत्तीय गति होगी तो कोणीय त्वरण होगा। तो कोणीय त्वरण क्या होता है, हम इसको समझते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में जानते हैं। कौन सा? कोणीय त्वरण। किसके बारे में समझेंगे? कोणीय त्वरण। आइए देखते हैं कोणीय त्वरण के बारे में जाने। कोणीय त्वरण अगली हेडिंग है हमारे पास।
एंगुलर एक्सीलरेशन। हमने रेखीय त्वरण भी पीछे जाना, तो पहले हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं रेखीय त्वरण क्या है। किस त्वरण को? रेखीय त्वरण, लीनियर एक्सीलरेशन। रेखीय त्वरण क्या होता है? स्थानांतरण गति में होता है रेखीय त्वरण। और दूसरा कौन सा त्वरण बताया हमने? कोणीय त्वरण। यह कौन सी गति में है? स्थानांतरण गति में है, ट्रांसलेशन मोशन में है। और जबकि यह कौन सी गति में है? रोटेशनल मोशन में है, घूर्ण गति में है। जब वस्तु कोणीय वेग से घूमेगी तो कोणीय त्वरण होगा, रेखीय वेग से घूमेगी तो चलेगी तो रेखीय त्वरण होगा। रेखीय त्वरण की परिभाषा इसे हम रिप्रेजेंट किया था ए से। रेखीय वेग में परिवर्तन की समय दर को रेखीय त्वरण कहते थे। रेखीय त्वरण को ए से प्रदर्शित किया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हमने इसके लिए प्रयोग किया था। रेखीय वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? रेखीय त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इसका सूत्र बना था। और अगर हम इसका मात्रक बनाएं तो मात्रक बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड और सेकंड, सेकंड नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होगी, जो मात्रक होगा, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और इसकी अगर हम विमा निकालें तो विमा आएगी एल टी पावर -2। नीचे से ऊपर जाएगा। राशि कैसी है? राशि आपकी है सदिश। तो ये तो हमने त्वरण के बारे में जाना था। हमें इधर क्या पढ़ना है? रेखीय त्वरण। ये हमने पीछे के चैप्टरों में पढ़ा। अब हम चैप्टरों में आते हैं कौन से त्वरण की ओर? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्फा से। किस चीज से प्रदर्शित किया? एल्फा से प्रदर्शित किया। कोणीय त्वरण की परिभाषा बिल्कुल इस जैसी बनेगी। यहाँ कौन सा वेग है? रेखीय वेग। स्थानांतरण गति में रेखीय वेग होता है और घूर्णन गति में कौन सा वेग होता है? कोणीय वेग। तो यहाँ परिभाषा बन गई, कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर क्या परिभाषा बन गई? हम यहां लिख दे रहे हैं। क्या परिभाषा बनी? कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर माने अनुपात को हम क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण को हम किस चीज से प्रदर्शित करेंगे? एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एल्फा बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन डेल्टा ओमेगा, समय अंतराल डेल्टा टी। हम इसको एक तरह से और लिख सकते थे, डीवी अपॉन डी। इसको हम लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहेंगे? कोणीय त्वरण कहेंगे। कन्फर्म इतनी बात? कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय। तो बहुत ध्यानपूर्वक हेडिंगों को बड़े ध्यानपूर्वक समझें। इतनी जटिल नहीं है जितना आप फिजिक्स को समझते हैं। बस जब पढ़ें बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक जान ले हम, बिल्कुल सिंपल सी बात। कोणीय वेग का मात्रक याद करो पीछे, रेडियन पर सेकंड। समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया रेडियन पर सेकंड। क्या लिखा है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया। हम इसकी विमीय सूत्र जानना चाहते हैं। विमीय सूत्र क्या होगा? चलिए विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। रेडियन का कुछ नहीं होता, सेकंड स्क्वायर का टी स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र क्या हो गया?
टी पावर -2। बस रेखीय गति में L आया था, इसमें हमारी घूर्णन गति में टी पावर -2 आया। अब हम जानेंगे यह सदिश राशि है, यह भी सदिश राशि है, दिशा इसकी होती है, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष निकाली जाएगी। तो यह बात हुई हमारी कोणीय त्वरण की। मात्रक जाना, परिभाषा जानी। कोणीय त्वरण तभी होगा जब कोणीय वेग में क्या होगा, परिवर्तन। जिन वस्तुओं में कोणीय वेग में परिवर्तन नहीं होता है उनका कोणीय त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। एक बात बच्चों बताएं, जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो उसकी अक्ष पर जितने कण होते हैं उनका रेखीय वेग तो शून्य होता है, लेकिन कोणीय वेग शून्य नहीं होता है। रेखीय वेग तो शून्य होता है, कोणीय वेग शून्य नहीं होता, क्यों, वो घूम तो रहे। एक कोणीय त्वरण शून्य नहीं होता है, रेखीय त्वरण शून्य होता है। शीट में मीन्स नोट्स में नीचे नोट लिखा हुआ एक, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो अक्ष पर स्थित होंगे उनका रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण और उनकी अक्ष से दूरी क्या मानी जाएगी, शून्य। लेकिन उनका कोणीय वेग, कोणीय त्वरण शून्य नहीं होगा, क्योंकि वो घूम रहे हैं अक्ष के परितः। जो वस्तु एक समान कोणीय वेग से चल रही होगी उसका कोणीय त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर। कोणीय वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण का मान शून्य होगा, अर्थात कोणीय त्वरण क्या होगा, शून्य। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम इन दोनों में संबंध जानते हैं। रेखीय वेग और रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। आगे बढ़े, अब हम जानते हैं रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। तो अब अगली हेडिंग हुई हमारी रेखीय त्वरण रेखीय त्वरण को किस चीज से प्रदर्शित करेंगे हम, ए से, लीनियर एक्सीलरेशन तथा कोणीय त्वरण रिप्रेजेंट बाय एल्फा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। हम दोनों चीजों के बीच संबंध जानना चाहते हैं, तो आइए इसको समझें। हमने कहा, माना कि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः कौन सी गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। किसी समय उसका रेखीय विस्थापन, उसके एक कण का रेखीय विस्थापन कितना है, r है, और वह t समय में थीटा कोण क्या कर जाता है, घूम जाता है। बात ऐसे समझें, हम एक दृढ़ पिंड है, हम घूम रहे हैं अक्ष के परितः, एक कण है, इस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है, r। t समय में कितना कोण घूम गया, यह थीटा कोण घूम गया। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हम जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर एंगल इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या जानते हैं। कोई वस्तु कोण थीटा घूमी, कितनी त्रिज्या थी, आर। कितना एस चाप बनाया उसने, त्रिज्या कितनी थी, आर। मीन्स एक कण अक्ष के परितः घूम रहा है, जे अक्ष है उसकी, इसकी दूरी कितनी है, आर है। टी समय में कितना कोण घूम जाती है, डी थीटा या थीटा कोण क्या कर जाती है, एस घूमकर चल जाती है। तो कोण बराबर चाप, तो एस बराबर हो गया आर थीटा। क्योंकि समय के सापेक्ष घूम रही है, हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करें ds अपॉन dt। r तो नियत है, हर बार त्रिज्या उस कण की क्या रहेगी, घूर्णन अक्ष से दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी, तो r नियत है। कोण बदल रहा है हर बार, d थीटा अपॉन dt। dt समय में चाप बदलेगा, उतने ही समय में इसका कोण भी बदल जाएगा, लेकिन त्रिज्या नहीं बदलेगी।
तो अवकलन नियत राशियों के लिए नहीं, क्योंकि ds अपॉन dr बराबर ds अपॉन dt बराबर क्या होता है, v कौन सा वेग, रेखीय वेग, और d थीटा अपॉन dt बराबर क्या होता है, कोणीय वेग। तो क्या आ गया, v बराबर r इंटू ओमेगा। यह किन किन में संबंध हो गया, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। पीछे वाले चैप्टर में जब हमने वृत्तीय गति पढ़ी थी वहां इसको हमने सत्यापित किया है, रेखीय वेग v बराबर r ओमेगा होगा। हमें चाहिए क्या है, रेखीय त्वरण। परिभाषा त्वरण की याद करो, वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं हम, वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका पुनः समीकरण 1 का t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, करें जरा अवकलन तो dv अपॉन dt आएगा, आर नियत d ओमेगा अपॉन dt आएगा। ठीक है, जहां dv अपॉन dt क्या होगा, रेखीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कौन सा त्वरण, रेखीय त्वरण कहते हैं, रिप्रेजेंट बाय ए। ए हो गया, तथा डी ओमेगा अपॉन डी टी कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कौन सा त्वरण, कोणीय त्वरण कहते हैं, रिप्रेजेंट बाय एल्फा। रखने पर रखें क्या मिलेगा हमें, इस जगह पे आएगा ए आर अल्फा। शीट में सही कर लेंगे, ओमेगा लिखा हुआ है नोट्स में, अगर वैसे हमने सही कर दिया है फिर भी ध्यान रखेंगे इसे। तो ए बराबर आर अल्फा रेखीय वेग तथा कोणीय रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में क्या आ गया, संबंध आ गया। कौन कौन से त्वरण, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या आ गया, संबंध। यानी रेखीय त्वरण घूर्णन अक्ष से दूरी और कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कहा, रेखीय त्वरण जो होता है वो घूर्णन अक्ष से दूरी मींस आर और कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगर कोई वस्तु अक्ष पर है तो आर बराबर 0 होगा, ए बराबर 0 होगा, अक्ष पर कण स्थित है, जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे उसी के बारे में, तो उसका रेखीय वेग भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन उसका कोणीय वेग कोणीय त्वरण 0 नहीं होगा। कोणीय वेग कोणीय त्वरण होगा, कोणीय वेग होगा, कोणीय त्वरण होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। जो कण अक्ष पर स्थित हैं उनके रेखीय वेग रेखीय त्वरण रेखीय दूरी 0 होगी, लेकिन कोणीय वेग कोणीय त्वरण 0 नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी अक्ष पर घूम तो रहा है, तो उसमें कोणीय वेग होगा। संबंध एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण में संबंध हम जानते हैं, कोण बराबर चाप त्रिज्या। माना कि कोई कण है, आर घूर्णन अक्ष से दूरी r है, t समय में वह s कोण घूमकर थीटा कोण घूमकर ds विस्थापन तय करता है। तो कोण बराबर चाप त्रिज्या से यह आया, t के सापेक्ष अवकलन किया, इसको हम रेखीय वेग कहते हैं, इसको हम कोणीय वेग कहते हैं। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या आ गया, संबंध आ गया। पुनः अवकलन कर दो, इसको हम त्वरण और इसको हम कोणीय त्वरण कहते हैं। रख दिया तो संबंध स्थापित हो गया। इसके साथ यह टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में हमने क्या क्या जाना, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। दृढ़ पिंड वे पिंड जिन पर कोई बाह्य बल आरोपित किए जाए, अणुओं में कोई विस्थापन ना हो, उन पिंडों को दृढ़ पिंड कहते हैं। दूसरा, गतियों के प्रकार, दृढ़ पिंड की गति के प्रकार। दृढ़ पिंड की गति के प्रकार में सबसे पहले हमने जाना स्थानांतरण गति और घूर्णन गति। स्थानांतरण गति क्या होती,
जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके प्रत्येक कण का विस्थापन और रेखीय वेग क्या रहे, नियत रहे, विस्थापन समान रहे, समान समय अंतराल में विस्थापन समान हो, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं, स्थानांतरण गति कहते हैं। जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि समान समय अंतराल में प्रत्येक कण का रेखीय विस्थापन क्या हो, समान हो, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, हम स्थानांतरण गति कहते हैं। और घूर्णन गति, जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता हो कि उसका प्रत्येक कण अक्ष के परिता कौन सी गति करे, घूर्णन गति करे, तो इस प्रकार की गति को हम कौन सी गति कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। वृत्तीय गति करे तो इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति। रेखीय वेग स्थानांतरण गति में होगा, कोणीय वेग घूर्णन गति में होगा, रेखीय त्वरण स्थानांतरण गति में होगा, कोणीय त्वरण घूर्णन गति में होगा। स्थानांतरण गति में जो रेखीय त्वरण की परिभाषा आई, कोणीय वेग में, रेखीय वेग में परिवर्तन की समय दर को रेखीय त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण की परिभाषा, कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। और ये इसमें क्या होगा, संबंध हुआ। ओके, ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। तब तक के लिए अगले टॉपिक को जानेंगे जिसमें हम गति के, घूर्णन गति के समीकरण जानेंगे, रेखीय गति के समीकरणों से तुलना भी करेंगे उन्हें। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।